फाइनल अकाउंट्स आर एज फॉलोज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको दो गिवन है, 2014 की और 2015। हाँ, इसमें प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पे है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, ठीक है। और कैरिंग अमाउंट, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स हैं और बैंक है। इसके बाद टोटल एसेट्स आ जाते हैं, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लोन्स, करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, अक्रूवल, करंट टैक्सेशन। और नीचे इनकम स्टेटमेंट भी आपको गिवन है, पूरी नहीं लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड पेमेंट उसने बताई है 230 है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। The only new loan raised during the year was a 5-year bank loan amounting to ₹65,000। ये during the year एक नया लोन लिया आपने। Interest charged during the year 156,000। Interest accrued was 24,000 last year and 54,000 this year। टोटल जो इंटरेस्ट इस साल आपने चार्ज किया है एसओसीआई को वो आपका 156 है, और जो इंटरेस्ट अक्रूड था साल के शुरू और एंड पे वो भी गिवन है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 401,000। दिस डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। इसको भी छोड़ देंगे, प्रॉफिट ऑफ यानी इसमें वो शामिल नहीं है, वो अलग है। तो डेप्रिसिएशन भी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 69,000 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹41,000। तो एक एसेट जिसकी ओरिजिनली कॉस्ट 69,000 थी, आपने 41 में डिस्पोज किया, तो इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशू 200,000 न्यू शेयर्स, और कंपनी ने 200,000 न्यू शेयर भी इशू किए हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपने बनानी है हॉट सॉस लिमिटेड की 31 दिसंबर 2015। लेट्स स्टार्ट इट। जी, तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले, अब ये प्रॉपर फॉर्मेट अगर यूज करें तो सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी आएगा, हॉट सॉस लिमिटेड। ठीक है जी। सेकेंड लाइन में आप लिखोगे नेम ऑफ द स्टेटमेंट विच इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एंड थर्ड फिर आपका ईयर आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ 31 दिसंबर 2015। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये लीजिए। अच्छा, अब अगेन हमने दो कॉलम बनाने हैं। इसमें एक मेन कॉलम और एक दूसरा कॉलम। देखें अमाउंट जो है वो थाउजेंड्स में, ये किस में क्वेश्चन के मुताबिक जैसे होता है ना वैसे सिलेक्ट कर लेंगे जी। रुपीज इन थाउजेंड्स है, रुपीज इन थाउजेंड, दो कॉलम बना रहे हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, प्लीज फॉर्मेट आपको अब अच्छी तरह आना चाहिए। जब आप फॉर्मेट आएगा तो आप एक एक चीज माइंड में लाते जाओगे, नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट देता हूं। सबसे पहले पहली हेडिंग आती है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें सबसे पहले आप लोगे प्रॉफिट, स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन सामने रखिए और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा।
1195। 1195, ठीक है जी, ये यहाँ ले आए 1195। अब आइएगा एडजस्टमेंट्स फॉर, एडजस्टमेंट्स फॉर। तो जब मैं एडजस्टमेंट शुरू करूंगा तो पहली चीज आपके जो हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक क्या आनी चाहिए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है? तो अगर आप देखें एक एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी, एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 401,000, और आगे लिखता है दिस डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी इसमें वो शामिल नहीं है प्रॉफिट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, वो सेपरेट होगा। तो ये 401 जो है ये यहाँ पर ऐड बैक कर देता हूँ। अच्छा, इसी के बाद यकीनी बात है आगे जब वो दे रहा है मुझे नेक्स्ट पॉइंट चाहिए होता है, इंटेंजिबल तो नहीं है इस क्वेश्चन में, हमने पढ़ा था, तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये पॉइंट सबसे अहम है इस क्वेश्चन में। नंबर 4 पे वो लिखता है ड्यूरिंग द ईयर द प्लांट which originally cost 69,000 was disposed of for rupees 41,000। अब मुझे बेसिकली डिस्पोजल की कैलकुलेशन चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि गेन आता है या लॉस, वो बात का मसला है, इसलिए मैं पहले यहाँ नहीं लिखता कि गेन है या लॉस है, मैं पहले वर्किंग बना लेता हूँ। और वर्किंग में मुझे गेन और लॉस ऑन या सिंपल मैं लिखता हूँ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑफ पीपीई। इसका एक हल तो टी अकाउंट भी है, टी अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, वो भी देख लो अगर टी अकाउंट के थ्रू करना है डिस्पोजल का, तो डिस्पोजल अकाउंट में। और जब आप वर्किंग बनाओगे तो आप एक हेडिंग लिख दो, ऑल द वर्किंग शैल बी शोन इन द ₹1000। एक लाइन ऊपर लिख दोगे, जगह जगह ये ₹1000 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां जरूर लिखना है। मैं वर्किंग्स की बात कर रहा हूं। व्हेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्किंग, राइट वन सेंटेंस बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्किंग कि all the below workings, all the figures given in the below workings are presented in rupees thousands, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये थाउजेंड्स में चलता रहेगा। अच्छा, जब डिस्पोजल अकाउंट आप बनाते हो तो हम क्या पढ़ते हैं, जिस एसेट को डिस्पोज कर रहे हो पहले उसकी कॉस्ट को क्लोज किया जाता है, तो कॉस्ट को क्लोज करोगे तो एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। ये प्लांट की कॉस्ट आ गई, जो इसी एडजस्टमेंट में आप देखो तो गिवन है ड्यूरिंग द ईयर द प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 69,000, ये लीजिएगा, ये सिर्फ 69 लिखूंगा चूंकि मैं रुपीज इन थाउजेंड सारा बना रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। हाँ, अब इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, इसके लिए मैं बनाता हूं वर्किंग नंबर 2, ठीक है। अब वर्किंग 2 में आइएगा, इसको हम बाद में फिर कंप्लीट करेंगे। वर्किंग 2 को उसके बगैर ये मुकम्मल नहीं हो सकता। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस देखिएगा, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, और बड़ी केयरफुली देखना है कि पहला जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। या मैंने कल भी बताया था, ये पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो अगर आप देखो तो जो फर्स्ट कॉलम है वो 31 दिसंबर 2014 है और सेकंड कॉलम 31 दिसंबर 2015 है। तो जो फर्स्ट आ रहा है वो ओपनिंग है और सेकंड क्लोजिंग है। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखिए, ओपनिंग आ रही है 748, इवन आई कैन राइट द क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज वेल विच इज 1125। अच्छा, अब आपने इसको करने से पहले जरा देखना है ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल तो हो रही है, नो डाउट। क्या ड्यूरिंग द ईयर किसी किस्म की कोई रीवैल्यूएशन हो रही है? हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं रीवैल्यूएशन नजर नहीं आई, तो बस खत्म हो गए। आप यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लो, जब आप इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लोगे इससे नेचुरली ये इंक्रीज होगी। डेप्रिसिएशन ये 401 पर आ गई। अब इसको प्लस कर लें तो ये अमाउंट ज्यादा होगी, ये अमाउंट कम होगी। 1149, और इसमें से ये माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 24। दिस शैल बी ट्रांसफर टू डिस्पोजल। अब ये 24 की अमाउंट जो है वो डिस्पोजल को ट्रांसफर हो जाएगी, ये 24 यहां आ गया।
अब इससे आगे चलिएगा नेक्स्ट में। सर जी सर ये वर्किंग वन नीचे बना दूं, ऊपर वाला नजर नहीं आ रही वर्किंग वन पूरी। कहाँ बना दूं भाई? सर ये वर्किंग टू के साथ या उसके नीचे बना दें। बाकियों को नजर आ रही है सर, आपको मुझे लगता है नजर नहीं आ रही। पता नहीं। तो आपके लिए तो मैं अब एक एक स्टूडेंट के लिए मटा के बाकी जगह जगह बदलता रहूंगा यार, कुछ खुदा का खौफ खाओ। आप 24 की आ गई और जब मैं बोल रहा हूं तो आप लिखते जाओ साथ, सोए हुए हो कॉपी साथ रखो। अब ये प्लांट की कॉस्ट क्लोज की, ये उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज की। अब हमने कितने में सेल किया ये भी देखिएगा, ये लिखा हुआ है उसने वहां पर एडजस्टमेंट नंबर 4 में। ड्यूरिंग द ईयर द प्लांट ओरिजिनली कॉस्ट 69 वाज डिस्पोज्ड फॉर 41, तो यहां कैश आ जाएगा 41। अब देखो यहां पर डिस्पोजल जीरो नहीं हो रहा, अगर तो डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गेन है। 69 में से ये 65 लेस करो, 4 आ रहा है, दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल। ये 4 का अमाउंट मैं यहां ले आता हूं और लॉस हमने पढ़ा था एड बैक होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट। गिव द रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 1 और ये 4 का लॉस आ गया, ये 4। ठीक है जी। इसके बाद फिर आप मूव करते जाओ अपना जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था, उसके बाद फिर बैड डेट्स। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं कहीं बैड डेट्स की कोई जिक्र है? कुछ मेंशन नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी नहीं है। इवन अदर प्रोविजंस देखो तो वो भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अब इसके फौरन बाद आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है। अब जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऐड बैक कर दो, जिसको फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट जो दी हुई है एसओसीआई वहां तो गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्लियरली लिखते हैं इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹156,000। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 156,000 आप यहां पर ऐड कर दो। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कोई है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, वो लेस भी करनी होती है, लेकिन नहीं है तो इसको प्लस कीजिएगा। ये पहला स्टेप आया जिसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इन सबको प्लस कर लें, 11,954 और 156 1756 ये आ जाएगा कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद आइएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ। पहले करंट एसेट देख लें। करंट एसेट में आपका आ रहा है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री ओपनिंग है 203, क्लोजिंग है 843। तो बताइए इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है बताइए कैश कितनी से है और क्या इसका कैश पे इंपैक्ट आएगा? कैश क्रेडिट होगा सर, 640 से क्रेडिट होगा कैश। 640 से ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप रिसीवेबल देखो तो रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं 147,000 से 184 पर गए हैं, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 37 से। तो यकीनी बात है ये 37 से ये भी डिक्रीज ही होगा, राइट, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं। तीसरा आता है बैंक। बैंक हमने नहीं लेना क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसी तरह नीचे करंट लाइबिलिटीज में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट आप नहीं लोगे, अगेन ये भी उसका पार्ट है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का। देन ट्रेड पेएबल एंड अक्रूवल्स। ट्रेड पेएबल एंड अक्रूवल्स, अच्छा इसको अभी आपने नहीं लेना
क्योंकि देखो इसमें अक्रूवल्स भी शामिल कर दिए इसने, और हमने पढ़ा था सारे अक्रूवल भी आएंगे यहाँ पर, लेकिन इंटरेस्ट अक्रूड नहीं आएगा। तो नीचे हमें एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट अक्रूड है इस ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। तो लिहाजा अब मैं इसकी पहले एक वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग नंबर 3। पहले मैं लेता हूं जो गिवन वैल्यू है अक्रूड एंड पेएबल्स, अक्रूड एंड अदर पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। अच्छा, ये ओपनिंग है क्वेश्चन के मुताबिक, ये क्लोजिंग है। अब ओपनिंग अक्रूड कितना गिवन है क्वेश्चन में, अब देखिएगा 152 और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 141। ये याद रखिएगा इसमें अक्रूड सारे शामिल हैं। मुझे अक्रूड इंटरेस्ट नहीं लेना, वो फेस पे शो नहीं होना, वो वैसे शो करते हैं, इसमें इंक्रीज डिक्रीज में नहीं आता। तो आप इसमें से लेस कर दो अक्रूड इंटरेस्ट, और अक्रूड इंटरेस्ट देखो क्वेश्चन में ओपनिंग जो एडजस्टमेंट नंबर 2 में गिवन है वो कह रहा है जी ओपनिंग 24 था, क्लोजिंग 54 है। ओपनिंग 24 और क्लोजिंग 54। अब इसको लेस करके जो अमाउंट आ रही है 128 एंड 141 माइनस 54 87। इन दोनों को जो डिफरेंस है वो यहां लेकर आऊंगा, दिस इज डिक्रीज, यहां लिखूंगा डिक्रीज इन पेएबल्स। पहले तो ये बताइए कितना डिक्रीज हो रहा है, 41 41। तो और सेकंड ये बताइए प्लस करूं या माइनस, माइनस माइनस। ठीक है जी, गुड। अब इसी के बाद अगला हेड देखें तो करंट टैक्सेशन, ये भी हमने पढ़ा था, टैक्सेशन भी नहीं लोगे। तो बस यहां तक ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। 1756 माइनस 640 माइनस 37 माइनस 41, 1038। दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये दो स्टेप हो गए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे, अब हमने इसके बाद हमने क्या करना है थर्ड स्टेप पे इसी में, कि सबसे पहले इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, और ऑब्वियसली इसके लिए वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग नंबर 4। और ये बनेगी अक्रूड इंटरेस्ट की, जो ऊपर से आपने माइनस किया था। वर्किंग 4 इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 20 जी। ये गिवन है, वैसे यहां पे भी लिखा ओपनिंग 24 है और क्लोजिंग जो है वो 54 है। अच्छा, जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर 156 है, वो यहां पर आ जाएगा एसओसीआई में क्रेडिट साइड पे। अब जो इसका डिफरेंस है वो कैश में आएगा। यही मैंने फाइंड करना है। 24 प्लस 156, ये 180 आ गया। 180 में से 54 लेस करते हैं तो 126 की अमाउंट है जो इंटरेस्ट पेड है, ये आप यहां से माइनस करोगे। इसके फौरन बाद अब हमारा आएगा टैक्स पेड, और टैक्स पेड भी वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में करंट टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब सेम इसी स्टाइल में वर्किंग 5 हम बनाएंगे। करंट टैक्सेशन, ये जो करंट टैक्सेशन लिखा है इसको टैक्स पेएबल भी हम कहते हैं। अब इसका ओपनिंग बैलेंस देखें, क्वेश्चन में क्या गिवन है 470 470, और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है 602 602।
जो ड्यूरिंग द ईयर आपने टैक्स चार्ज किया है एसओसीआई में, वो यहां पर आएगा टैक्स एक्सपेंस। वो कितना है जी आपका? 602। 602। तो ये असल में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। जो इस साल का टैक्स है वो अभी तक पे नहीं किया, जो पिछले साल का पे जो टैक्स है वो आपने पे किया, दैट इज 470। और यही मेरी बैलेंसिंग अमाउंट है जो यहां लाऊंगा, टैक्स पेड 470। जैसे ही 470 लिखा मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। अब 1038 में से 126 और 470 लेस कर दो, 442। ये मैं यहां लिखूंगा क्योंकि नीचे जगह नहीं होगी, तो मैंने दूसरी भी बनानी है, तो ये इधर ले आता हूं इसके सामने 442,000, फिर ये अरेज कर सकता हूं मैं। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना हो? आगे चलो, ये नोट कर लिया हुआ है? ले जी, मैंने वो पिक्चर शेयर कर दी है बोर्ड की। इसके बाद दूसरी हेडिंग आएगी हमारी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने क्या चाहिए, जरा एडजस्टमेंट एक नजर और देख लो। एक तो नंबर 1 में लोन के मुतालिक कह रहा है, नंबर 2 हो चुकी है, 3 भी हम ले चुके हैं, 4 भी हो गया, 5th में जो एक न्यू शेयर इशू कर, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए जो ड्यूरिंग द ईयर आपने न्यू एसेट बाय किया है, पहले उसको लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पीपीई, और इसके लिए हम वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग नंबर 6। और इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाऊंगा जी, बोलिए ऑनलाइन वालों? एट कॉस्ट। कॉस्ट पे, एग्जैक्टली। अब आप पीपीई का लेजर बनाओगे लेकिन कॉस्ट पे। सो वर्किंग नंबर 6 पीपीई, और ये लेजर बन रहा है एट कॉस्ट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, ये डेबिट होगा ऑब्वियसली क्योंकि एसेट है। तो देखिएगा ओपनिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है, 2700, यानी थाउजेंड्स में। और क्लोजिंग भी लिख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा विच इज 3831। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर जितने भी एसेट आपने परचेज किए हैं वो तो डेबिट साइड पे आएंगे ना, यही मैंने फाइंड करना है। इसी के अलावा जितने आपने, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, जो एसेट डिस्पोज किए हैं उसकी कॉस्ट क्या थी? 69। बस खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन तो यहाँ आनी नहीं है क्योंकि ये कॉस्ट पे बन रहा है। 31 प्लस 69 करें तो 3900, इसमें से 2700 लेस कर दो तो 1200 की अमाउंट आ जाती है। दिस इज पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये माइनस में होगा। फिर इसी तरह आपने एक एसेट बेचा भी था, सेल भी किया था, उससे कुछ कैश आया था आपको, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई, और इसकी कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। आई थिंक 41 में सेल किया था,
41 में वो प्लस में लिख दोगे, और तीसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड वो है नहीं, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो तो ये नेगेटिव वैल्यू बन गई 1159, और ये कैश फ्लो नेगेटिव जो आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, इट इज नॉट अ बैड साइन, ये याद रखना है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है यहां पर, ऑपरेटिंग पॉजिटिव है, दैट्स अ गुड साइन। अब आइएगा फाइनली कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीसरी हेडिंग आ गई मेरी, थर्ड एंड लास्ट। तो शेयर कैपिटल में आइएगा, शेयर कैपिटल ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी है, और शेयर प्रीमियम भी है। इसकी मैंने आपको एक वर्किंग का स्टाइल बताया था, इस क्वेश्चन में तो खैर बहुत इजीली निकल आएगा, लेकिन अभी भी मैं वर्किंग बनाऊंगा ताकि फ्यूचर के लिए आपके लिए रेफरेंस रहे। यहां तो बहुत आराम से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई बोनस शेयर नहीं है, किसी किस्म का और भी शेयर नहीं है अदर कंसिडरेशन के गेस्ट। तो वर्किंग 7 में आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। जब साल शुरू हुआ था तो आपके पास आपका शेयर कैपिटल कितना था? एज पर क्वेश्चन हमारा शेयर कैपिटल 740 था, और शेयर प्रीमियम 0 था। 0 था। ठीक है जी। अब कोई और शेयर नहीं इशू है, स्वाय कैश के, वो मैं यहां लिख देता हूं। तो अब जब मैं शेयर इशू करता हूं, शेयर इशू करने के बाद साल के एंड पे मेरा शेयर कैपिटल आई थिंक 940 था, और प्रीमियम 100 था। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है 740 से 940, जिसको 200 कहें, और शेयर प्रीमियम 100, मेरी रेगुलर क्लास है। वो उनसे पूछा ना, कोऑर्डिनेटर से, वो उनकी वो ले रहे हैं हाफिज जैद। नहीं मैं तो रवि यार, वो असल में इनको पता है कोऑर्डिनेटर, क्योंकि जो है ना हमारी जो मेरी रेगुलर क्लास हो रही है, उनके बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो हाफिज जैद और असजद करवाएंगे। नहीं क्लास मेरे बच्चे वही हैं, लेकिन वो कराएंगे। तो ये 200 प्लस 100 जो आ जाएगा, 200 प्लस 100, ये 300 हो गया। ठीक है, ये 300 मैं यहां लिखता हूं, प्रोसीड्स फ्रॉम। जी प्लीज सर, इसके लास्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स, 200 जी शेयर्स, न्यू शेयर्स। ठीक। सर इसको यहाँ पे नहीं हुआ। ओके बोलिए प्लीज। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसका तो कुछ नहीं इफेक्ट होगा सर इसमें वर्किंग में? नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा। कैसे? आपने 200 शेयर इशू किए हैं, अब देखो बैलेंस शीट में आइएगा, एसओएफपी में यहां देखें शेयर कितने रुपए का है, 1 रुपये का है। तो 200 इंटू 1, तो अब भी 200 ही आ रहा है शेयर कैपिटल में ना, लेकिन प्रीमियम फिर भी निकालना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया करें। वहां से सिर्फ वो इंफॉर्मेशन उठाएं जो कि अदर देन ये कैश पे है, अदर देन कैश पे। ठीक है, ये 200 को कोई जरूरत नहीं करने की। तो 200 प्लस 100 ये प्रोसीड्स आ गई, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, which is 300। अच्छा, अब इसके केस, इसके फौरन बाद हम डिविडेंड देख लेते हैं। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, कहीं मैंने देखा था, इसके एंड पे शायद दिया हुआ था जी, बिल्कुल एसओसीआई के एंड पे देखें, डिविडेंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 230, ये वो क्लियरली लिखा हुआ पेमेंट्स। तो आप डिविडेंड लिख लो, डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पेड है 230, ये यहां से लेस हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाता हूं। तो आप देखिए लोन ओपनिंग कितना था मेरा, ओपनिंग था हमारा 320 और क्लोजिंग है 150। इसका मतलब है कि 170 का लोन आपने रीपे किया है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा, क्योंकि एक उसने एडजस्टमेंट भी दी हुई है, वो भी साथ अकाउंट वर्क करो। वो लिखता है ओनली न्यू लोन रेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर अ 5 years बैंक लोन अमाउंटिंग टू 65,000। तो जो लोन लिया है उसको अलहदा शो करो, जो लोन डिस्पर्स किया वापस किया उसको अलहदा शो करो। तो सबसे पहले आप लिखो
प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। ये लोन कितना लिया आपने, वो दिया हुआ इंफॉर्मेशन में 65,000, ये कैश इनफ्लो आ गया। अब आपने कैश पे कितना किया है, पे करने के लिए पेमेंट अगेंस्ट लोन, पेमेंट अगेंस्ट लोन। इसके लिए बेहतर ये है कि आपसे मिस्टेक ना हो, बाद में जब आप सीख जाओगे, इन चीजों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, वर्किंग ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं। ये वर्किंग नंबर 8 भी बना रहा हूं मैं, वर्किंग नंबर 8, और इस वर्किंग में आपका लेजर बना रहा हूं मैं लोन का। लोन का लेजर बनाते हुए जब साल शुरू हुआ था तो ओपनिंग बैलेंस लोन का क्या था जी, क्वेश्चन के मुताबिक 320। अब ड्यूरिंग द ईयर वो कह रहा है कि आपने मजीद लोन लिया है 65 का, जो लोन लेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, ये 65 यहां आ गया क्रेडिट साइड पे। अब साल जब एंड होता है तो मेरा लोन का जो बैलेंस होना चाहिए, अंडरस्टूड है, वो 385 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना है, 150। तो ये कम क्यों हो रहा है कि आप लोन रीपे कर रहे हो, बाय हाउ मच अमाउंट, 235। हाँ जी, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको नेट लिखोगे तो एग्जामिनर इसमें मार्क्स काट लेगा, इसको नेट नहीं किया जाता, ये दोनों अलहदा से दी जाती है। हाँ, नेट वहां करूंगा मैं जहां इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अब मिसाल के तौर पे ये अगर मैं एडजस्टमेंट निकाल देता तो फिर ये जो लोन कम हो रहा है तो मैं तो सिंपल 170 लेता ना, उसका तो और हल नहीं था। अब इसको करने के बाद इसको प्लस माइनस कीजिएगा, कितना आया, कितना, -100। मुझे नहीं लगता 100 आ रहा है, देख लो 100 ही है, चलो ठीक, सर यही आता है। ओके ओके। अब इन तीनों को ऐड करो तो ये दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, कोई नेगेटिव की अमाउंट ज्यादा है। यस सर, 817 नेगेटिव 817 सर, 987 817 817, ये 817 को हम लिखेंगे नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। जब मैं कैश फ्लोज लिखता हूं इसमें दोनों कवर हो जाते हैं। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब जनरेशन ऑफ कैश इज हायर देन स्पेंडिंग, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो इनफ्लो है दैट इज लेस, और जो आउटफ्लो है, जो डिस्बर्समेंट है वो ज्यादा है। ये 817 की अमाउंट आ गई नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें हमने रिकंसिलिएशन करनी है, तब जाके पता लगेगा कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर, अच्छा जी, कैश और कैश इक्विवेलेंट अब स्टार्ट ऑफ द ईयर कैसे लेंगे, जरा ऊपर आइएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो देखें कैश इन हैंड, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये पूरे एक छोटा सा नोट बना लो, वर्किंग नंबर 9 कर लेते हैं। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग, तो सबसे पहले देखो कैश एट बैंक दिया हुआ आपको, कैश इन हैंड तो है ही नहीं। कैश एट बैंक ओपनिंग दिया हुआ आपके पास 51, और क्लोजिंग जो है वो 0, और फिर आपको बैंक कोड ही गिवन है लाइबिलिटी साइड पे, और लाइबिलिटी साइड पे बैंक कोड जो ओपनिंग बैलेंस है वो 0 है, और क्लोजिंग बैलेंस 766 है, 0766। अब जब मैं इसको टोटल करता हूं, पहले सिर्फ ओपनिंग को टोटल करूंगा, कितना आ रहा है 51। दिस इज कैश और कैश इक्विवेलेंट 51, या 51 यहां लिखा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करो, 766। now you can see this is exactly equal to this amount. ठीक है, और इसके सामने मैं लिख दूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर, और वर्किंग नंबर 9 का ही रेफरेंस दूंगा।
ठीक है, इस तरह ये पूरा रिकंसाइल होता है एंड तक जब आप इसको लेकर चलते हो। ये क्वेश्चन अभी कंपैरेटिवली बहुत आसान था, इसलिए मैंने दिया था कि आप करोगे। 14 अब किया है आप लोगों ने कि नहीं? यस सर, कर लिया। अच्छा, 14 में कहीं पे किसी को इशू आया हो, डिस्कस करना हो? कोयटा वाला आजकल तो दोरी कोयटा का आया हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन निकालिएगा अगर हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 15, मर्दान सॉफ्टवेयर लिमिटेड। डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो डिस्कशन वाला है, ये नहीं तो होमवर्क दे रहा हूँ एग्जाम्पल 15। और देखिए प्लीज़, जब मैं होमवर्क देता हूँ तो एक चीज़ का ख्याल करना है कि मैंने किसी वक्त भी चेक कर लेना है आप लोगों का, और चेक करने का मेरा तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। तो उसी वक्त मैं किसी से कह सकता हूँ कि भेजो मुझे सोल्यूशन, इसका जो बनाया हुआ है ना आपने, उसकी पिक्चर लो और मुझे भेजो, ठीक है। सो वेल, मर्दान सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फॉलोइंग आर द समराइज अकाउंट्स ऑफ मर्दान सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अब इसमें देखो अगेन पहला कॉलम जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में कि पहला कॉलम कौन सा, दूसरा कॉलम कौन सा। अब देखो तो फर्स्ट कॉलम जो है वो ओपनिंग है और सेकंड मेरा क्लोजिंग है। अब इसमें नॉन करंट एसेट में दो एसेट दिए हुए हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट सेपरेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर सेपरेट है। और आप देख सकते हैं दोनों ही, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल में आएगी या नहीं? आप यस और नो मुझे जवाब दीजिएगा। आएगी सर। यस सर, आएगी। ठीक हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल, यस सर, आएगी, ये भी ठीक है। आएगी। यस और सर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सर ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अच्छा अभी 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 ये कहना कबल अज वक्त है कि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैश और कैश इक्विवेलेंट के पार्ट होने के लिए 3 कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे डिसाइड कर लूँ या कैसे कह दूँ जी कि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो अगर ये कैश इक्विवेलेंट नहीं भी है तब भी ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा, ये तब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसी सूरत में नहीं लेना, कैश तो खैर आएगा ही नहीं। इसके बाद अगर आप लाइबिलिटी साइड पे देखें तो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम रिजर्व है जिसको शेयर प्रीमियम भी कह लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं जिसको नोट 1 भी दे रहे हैं। अब करंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेएबल आ गया। आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट आपको समझाया था क्लास में, अगर किसी क्वेश्चन में डिविडेंड पेएबल आ जाए तो डिविडेंड डिक्लेयर और जो एसओसीआई में सॉरी रिटेन अर्निंग में आप शो करते हो, और वो डिविडेंड जो पेमेंट पेड है जो यहाँ पे लेकर आते हो, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है, ये डिफर करेंगे। तो यहाँ पर आपका डिविडेंड पेएबल के बाद ये भी नहीं लोगे, डिविडेंड पेएबल भी फेस पे नहीं आएगा, यानी वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा, इनकम टैक्स पेएबल भी नहीं आएगा, सिर्फ ट्रेड पेएबल आएंगे, ठीक है जी। अब नीचे का एसओसीआई देखिएगा तो इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आपको वो जो नोट दिया हुआ था वो कह रहा है 431 का ओपनिंग बैलेंस है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1071 है, डिविडेंड फॉर द ईयर 322 है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बताइए कि ये डिविडेंड 322 कौन सा है? क्या ये इसको मैं डिविडेंड पेड कहूँ या डिविडेंड डिक्लेयर कहूँ? सर डिविडेंड डिक्लेयर। यस, डिविडेंड डिक्लेयर, जो रिटेन्ड अर्निंग में आ रहा है वो डिविडेंड डिक्लेयर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से पेमेंट खुद निकालनी है। अच्छा, अब वो फर्दर इंफॉर्मेशन में लिख रहा है प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 184 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹203,000 which the new item of plant was purchased for 312,000। तो इसकी इस एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट तो यकीनन प्रॉफिट आ रहा है ना, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये तो आपका कहाँ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करोगे।
और जो 203 में सेल किया है, ये 2303 ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट। और जो न्यू एसेट प्लांट खरीदा है इसमें उसने खुद ही दे दिया 312 का खरीदा है, तो ये पेमेंट में शो कर दो, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट। दूसरा वो लिख रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100,000 वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 95,000। फर्दर वो ये कहते हैं जी कि फर्नीचर फिक्सचर जो है, जो आपने कैरिंग अमाउंट 100,000 थी वो डिस्पोज किया 95 में, तो अंडरस्टूड है 5,000 का लॉस हुआ, तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो आप इसमें से क्या करोगे, ऑपरेटिंग में डालेंगे सर। ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे वहां पर ये 95,000 की अमाउंट प्रोसीड्स में आ जाएगी। तो एक प्रोसीड्स नहीं है, दो डिस्पोजल है, दो प्रोसीड्स हैं। तीसरी चीज इनमें रखिएगा कि यहाँ पर जो ऊपर फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया हुआ है, ये ऊपर जा रहा हूँ बैक पेज पे, तो फिक्सचर दिया हुआ है नेट बुक वैल्यू पे 1381 और 1296, इसका लेजर बना के इसमें एडिशन भी आ रही है, क्योंकि डिस्पोजल के बाद ये इतना कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कोई नया एसेट भी खरीदा हो सकता है। ठीक है, वो भी आपको निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगले पे देखो तो डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू 351, ये डेप्रिसिएशन दे दी है ना उसने, ये डेप्रिसिएशन भी उसी अकाउंट में आएगी। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हो, मेरा सवाल है, बड़े ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा, प्रॉफिट कितना लोगे? सिर्फ मैं 2-3 चीजें पूछने लगा हूँ, जल्दी से बताइए सोचे बगैर, प्रॉफिट कितना लूंगा? 1381। 1381। और इसमें ऐड बैक करनी है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितनी ऐड करूंगा? सर ये फिक्सर फिटिंग की 351 है और बाकी एसेट्स की जो होगी प्लांट एंड इक्विपमेंट की उनकी भी होगी, वो ऐड करके। वेरी गुड। देखो अभी पहली बात ये है कि मैंने ये इसलिए पूछा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक ये करते हैं कि ये डेप्रिसिएशन जो दी हुई है वो कहते हैं बस दी हुई है ये ऐड कर दो। भाई मेरे ये डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे है? फर्नीचर पर। एक डेप्रिसिएशन और भी निकालनी पड़ेगी आपको, दो एसेट दिए हुए ऊपर आइएगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाओगे, ये नेट बुक वैल्यू पर है, बाकी एडिशन डिस्पोजल दी हुई है उसकी, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो यकीनन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है। तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो वहाँ लेके जाओगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड फॉर द ईयर वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पेएबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट ईच ईयर एंड relates to dividend declared in that year but not paid over the shareholder by reporting date। बड़ी सिंपल सी लॉजिक दे रहा है, वैसे ना भी देता, मुझे ये ना भी लिखता तो मैं बना सकता था लेजर के थ्रू। वो ये कहता है जो डिविडेंड इस साल का है ना 322, वो यकीनन इस वर्डिंग के तहत इस साल में पे नहीं हुआ होगा, वो अगले साल पे होगा। तो इस साल जो डिविडेंड पे हुआ है वो कौन सा है? जो पिछले साल का डिविडेंड है। तो जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है सीधा उसको उठा लो, लेजर भी ना बनाओ। अब ऊपर डिविडेंड पेएबल में आओ, डिविडेंड पेएबल में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 154। 132। हाँ जी, तो ये आपने पे किया ना, ये क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग यहाँ पे डिक्लेयर कितना किया हमने? सर ओपनिंग 132 है। सर ओपनिंग 132 है सर। 130 नहीं, इसका लेजर बनाओ, इसका लेजर बनाओगे, ये उससे टैली नहीं कर रहा, ये वर्डिंग लिख रहा है लेकिन वर्डिंग उसके साथ नहीं दे रही उसके साथ, तो इसका लेजर बनाओ। इसका लेजर बनाओगे वही डिविडेंड पेएबल का जो अमाउंट आएगी वो लोगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो आई थिंक सो इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, हो जाएगा, बताओ। यस सर। एक ये क्वेश्चन करना है, एक और दे दूं। देखो इस क्वेश्चन का बड़ा फायदा है कि जब आप बैठोगे करोगे ना तो अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा आपको। ये माशाल्लाह बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अभी तो प्रैक्टिस नहीं है तो 1 घंटा तो ले ही जाते होंगे एक क्वेश्चन। तो आप लोग तो जीनियस 1 घंटे में कर लो, मैं करूँ तो शायद 2 घंटे ही लगा दूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल 16 देखें, तरबेला ट्रेडर्स लिमिटेड, तरबेला वाला प्रेमिसेस वाला, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ये भी हो जाना चाहिए। बल्कि ये तो बहुत इजी भी है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ही कोई नहीं, जो भी है वो सारा कुछ दिया हुआ है, सो वैल्यूज लिखनी है।
सो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और ये याद रखना कि जो ऑब्वियसली मैंने जब किसी का चेक करना, कल मैंने ना ऐसे 5 स्टूडेंट बोल देने और वो मुझे पिक्चर लेके भेजेंगे, ठीक है। और ये याद रखना है कि जो सोल्यूशन यहाँ पर है वो फॉर्मेट और मेरे फॉर्मेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो मुझे जज हो जाता है कि ये वहाँ से कॉपी किया हुआ है या खुद किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ, ये मैं लिख भी रहा हूँ कॉपी पे। मैंने आपको जो होमवर्क दिया FR1 का एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम्पल्स आनी है ना आपकी, अगली भी आसान है 17 में, 18, अच्छा 18 से मैं स्टार्ट लूँगा, ठीक है। 17 मैं कल नहीं कराऊंगा, वो आप ही करेंगे, वो हो जाएगी वो भी, लेकिन वो बेशक आज ना करें। इससे आगे सारे क्वेश्चन ना क्लास में करने पड़ेंगे क्योंकि इतने आसान नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं और इतने आसानी से नहीं निकलेगी, तो इसलिए हम इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा आप करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा।